Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी कर रहे थे। हमारे 2 लेक्चर इससे पहले मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम इसका लास्ट और थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स को स्टडी कर लिया, डेवलपमेंट ऑफ चिक को स्टडी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। यह बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट हैं। अगर आप लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरह से याद रख लेंगे तो ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत आसान है और आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जहन में रखना है कि आपने यहाँ पे इनको रट्टा नहीं लगाना है, इनको एक्सपेरिमेंट्स को आप लोगों ने समझना है और फिर समझकर आप इन्हें अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं। वो कहते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल जो है वो बनता है और जाइगोट के अंदर क्या होता है, कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल मालूमात होती है जीनोम की शक्ल में। जीनोम क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट डीएनए जो होता है ना एक ऑर्गेनिज्म को, उसे जीनोम कहते हैं, विच हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ये भी हमें पता है कि हमारा जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद होता है। सारा जो क्रोमोसोम्स हैं, जो सारा डीएनए को मिला के हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और वो जो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स है ना, जाहिर सी बात है जब एक जानदार बनता है तो उसमें से आधे क्रोमोसोम्स स्पर्म से आते हैं और आधे एग से आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होता है क्या, फिर क्या होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है जब तकसीम होती है तो जाइगोट जो है वो बहुत मरतबा डिवाइड करता है। हर सेल जो है उसके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और गेट कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, और उससे पेरेंट्स से मुकम्मल मालूमात मिलती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ना इसको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ इस पॉइंट्स को। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये स्पर्म है, ठीक है, जो कि हमारे पास, ठीक है, मेल पार्टनर से आता है, और ये एग है, ठीक है, जो कि फीमेल पार्टनर से आते हैं। अब ये जो स्पर्म और एग है, ठीक है, ये भी 2 सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड है, ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। अब स्टूडेंट्स जाइगोट के अंदर क्या होता है, इसकी बाहर वाली दीवार है जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है स्टूडेंट्स ये क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद है। क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाइगोट के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहते हैं, जाइगोट एक सिंगल सेल है, ये माइटोसिस के जरिए बहुत मरतबा डिवाइड करता है, क्लीवेज करता है। ठीक है, क्लीवेज के नतीजा में एक मल्टी सेलुलर मैस बना देता है जिसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से स्टूडेंट्स जो हर सेल है ना उसके पास फुल सेट होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, वाज़ह करना, फ़र्क करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है ना, जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस करना, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, डिफरेंशिएशन से मुराद ये है कि जाइगोट जो है एक मुकम्मल सेल है। अब इससे जब इतने सारे सेल्स बनते हैं तो इनमें से कोई सेल जो है वो नोज़ बना देता है, कोई ईयर बना देता है, कोई आई बना देता है, कोई हैंड बना देता है, कोई टंग बना देता है। तो हर सेल जो है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बना देता है, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वाज़ह हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये जो डिफरेंशिएशन ये होती कैसे है, क्यों होती है, ठीक है, मतलब एक जो आंख बनाने वाला सेल है उसने वही क्यों बनाई है, उसने नोज़ क्यों नहीं बनाई। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसकी रीज़न को डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर होती कैसे है, क्यों होती है। ठीक है, हम अब स्टूडेंट्स वहाँ पे होता क्या है कि एक जो सेल है ना, ठीक है, एक सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। अब दोनों का डिफरेंशिएशन में एक रोल होता है। अब होता क्या है, कुछ जीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सेल के पास ना आंख को बनाने वाले जीन्स भी मौजूद है, नाक को बनाने वाले जीन्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये क्या बना रहा है, ये नोज़ को बना रहा है। इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं कि इसके अंदर आंख को बनाने वाले जीन्स नहीं है, वो हैं, लेकिन वो क्या हो गए हैं, वो इनएक्टिव हो गए हैं। ठीक है, जबकि ये जो नोज़ को बनाने वाले जीन्स हैं क्या हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। वो कहते हैं डिफरेंशिएशन के दौरान जो कुछ जीन्स हैं वो रिमेन एक्टिव रहते हैं, जबकि जो बाकी सारे हैं वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, स्विच ऑफ हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स वो कहते हैं इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की डेवलपमेंट में क्या होती है। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे और उसके बाद फिर अलग से इनको टॉपिक्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, सर हैंस डाइट्रिश का। ठीक है, 1892 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आपने सन को जहन में रखना, उनका नाम क्या है, हैंस डाइट्रिश। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या किया था, एक सी अर्चिन का एग लिया था एट 2 सेल स्टेज पर, फिर उसको शुक इट अपार्ट, उसको हिलाया और उसको 2 सेल में तकसीम कर दिया। बाद में उसने देखा कि जो दोनों हाफ एम्ब्रियोज है ना वो डेवलप कर गए नॉर्मल लार्वा के अंदर। डाइट्रिश ने नतीजा निकाला कि जो दोनों सेल्स हैं दोनों के पास मुकम्मल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ओरिजिनल जाइगोट की। स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ से रीड कर दिया, मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, इसे हम सी अर्चिन कहते हैं। ठीक है, सी अर्चिन जो है वो इस तरह का एक जानदार होता है। ठीक है, और सर हैंस डाइट्रिश ने इस जानदार के ऊपर जो है वो रिसर्च की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम यहाँ पे देखते हैं, ये असल में सर हैंस डाइट्रिश का ये एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने 1892 के अंदर परफॉर्म किया था। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है जो कि 2 सेल स्टेज पर है। ठीक है, मतलब माइटोसिस के लिए एक सेल से 2 सेल्स बन गया। अब स्टूडेंट्स उसने क्या किया, उसने इसे हिलाया,
जब हिलाया तो ये सेल जो है वो अलग हो गया और ये सेल जो है ये अलग हो गया। अब स्टूडेंट्स फिर उसने क्या देखा कि इससे जो है एक नया सी अर्चिन बन गया और इससे भी एक नया सी अर्चिन बन गया। तो स्टूडेंट्स इसने इस बात से नतीजा निकाला कि इस सेल के अंदर भी एक मुकम्मल जानदार बनाने की सलाहियत मौजूद है और इस सेल के अंदर भी मुकम्मल जानदार बनाने की सलाहियत मौजूद है। ठीक है, इसका आसान से एक्सपेरिमेंट्स और बेसिक्स एक्सपेरिमेंट्स और देखें कितना आसान है और डायग्राम की मदद से हमने इसको कितनी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो लार्वा, अब ये लार्वा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लार्वा का मतलब ये है यहाँ पे ना वो शक्लें चेंज करती हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो एग होता है, एग से फिर लार्वा, लार्वा से फिर एक अडल्ट, एक मुकम्मल जानदार बनता है। आपने इसको जहन में रखना है। तो दोनों से जो है वो सेम लार्वा, नॉर्मल लार्वा जो था वो डेवलप हो गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सर हैंड साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्पीमैन। ठीक है, स्पीमैन ने स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनके 3 से 4 एक्सपेरिमेंट्स हमारी बुक के अंदर गिवन है, आपने सबको जहन में रखना है और ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स और बहुत आसान है। ठीक है, हम सबसे पहले इनका पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वो कहते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो स्पीमैन ने किया था। इसने क्या किया, इसने सैलामेंडर का जाइगोट लिया। अब स्टूडेंट्स सैलामेंडर क्या होता है मैं आपको पिक से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो जानदार नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं सैलामेंडर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सैलामेंडर। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, ये जानदार सैलामेंडर कहलाता है। अब इसने क्या किया, इसने इसका जाइगोट लिया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इसने क्या किया, सैलामेंडर का जाइगोट लिया। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स छोटा। ठीक है, माइन्यूट एक होता है मिनट, मिनट का मतलब होता है जिसे हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होता है माइन्यूट, बारीक या छोटा सा। लाइगेचर, स्टूडेंट लाइगेचर कहते हैं गिरा लगाना। ठीक है, जिस तरह हम धागे को गिरा लगा देते हैं ना, उसे कहते हैं लाइगेचर ऑफ ह्यूमन एयर, ह्यूमन हेयर। ठीक है, इंसानी बाल की एक बारीक सी गिरा लगाकर उसने क्या किया, उसने डिवाइड कर दिया उसके जाइगोट को इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर हिस्सों के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जो एक हिस्से के अंदर न्यूक्लियस मौजूद था जबकि दूसरे के अंदर जो था कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। अब उसने क्या देखा, आपको पता है कि एक सेल जो है ना, जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है, क्लीवेज के जरिए डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट उसने देखा कि जब डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, जब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना वो जारी रहा, तो उसने क्या देखा, इट वाज सीन दैट, ऐसा नजर आया कि जो क्लीवेज थी वो मुकम्मल हो गई उस हाफ के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस था, लेकिन ए न्यूक्लिएट का मतलब स्टूडेंट्स वो हाफ हिस्सा जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था उसके अंदर जो थी वो डिवीजन नहीं हुई। ठीक है, स्टूडेंट आखिरकार क्या हुआ, जहां जब न्यूक्लिएटेड साइड है ना, जिस साइड पर न्यूक्लियस मौजूद था, जब वो 16 सेल स्टेज तक पहुंच गया तो उनमें से एक क्लीवेज न्यूक्लियाई जो है उसने क्रॉस किया नैरो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को ए न्यूक्लिएट साइड की तरफ। स्टूडेंट्स मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान है। उसने क्या किया, उसने सैलामेंडर का एक जाइगोट लिया। ठीक है, ये ह्यूमन हेयर है जो आपको नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये ह्यूमन हेयर है। ह्यूमन हेयर की उसने क्या किया, एक माइन्यूट से एक बारीक सी गिरा लगाई और गिरा लगाकर उसने क्या किया स्टूडेंट्स, इसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये वाला हिस्सा है ना जो ये न्यूक्लिएटेड है, ये क्या है, न्यूक्लिएटेड, इस साइड पर न्यूक्लियस मौजूद है। और स्टूडेंट्स ये वाला हिस्सा है ना जो ये क्या है, ये ए न्यूक्लिएटेड है, इस साइड पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। आपने इसको जहन में रखना है, ये न्यूक्लिएटेड है, ये ए न्यूक्लिएटेड है। अब स्टूडेंट्स उसने क्या देखा, वो हिस्सा जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था इसके अंदर क्लीवेज जारी रहा, जबकि जो जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था यहाँ पे सेल जो है वो था वो डिवाइड नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे जो था वो क्लीवेज मुकम्मल हुई। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जब ये जो एक हिस्सा है ना, सेल का एक हिस्सा, ये 16 सेल स्टेज तक पहुँच गया, जब यहाँ पे कितने सेल्स बन गए, 16 सेल्स बन गए, 16 सेल स्टेज तक पहुँच गया, तो स्टूडेंट्स फिर उसने क्या देखा कि इसमें से एक जो ये न्यूक्लियस के तकसीम के नतीजा में एक जो न्यूक्लियस बना था ना, जिसे उसने क्लीवेज न्यूक्लियाई का नाम दिया, तो स्टूडेंट उसने क्या किया, ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है ना, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से मुराद ये एक सेल तो एक ही था ना जिसको उसने गिरा लगाई थी, दरमियान में छोटा सा सुराख तो है। ठीक है, तो उस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को एक न्यूक्लियस ने क्या किया, क्रॉस किया और वो यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट्स फिर जब वो यहाँ पर आ गया तो इसने भी क्या किया, अपनी जो डेवलपमेंट थी उसको मुकम्मल किया। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इसका मतलब यहाँ से पता ये चला कि जो डेवलपमेंट के लिए, जो सेल के डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए, जीनोम मौजूद है, उसके पास ही डिवीजन की मालूमात है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल भी डिवाइड नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने देखें, यहाँ पे क्या हुआ, वन ठीक है, यहाँ पे जो क्लीवेज न्यूक्लियाई था उसने क्रॉस किया नैरो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को ए न्यूक्लिएट साइड की तरफ। ए न्यूक्लिएट साइड से मुराद वो साइड जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, यहाँ पे वो न्यूक्लियस आ गया और फिर इसने भी क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसने भी डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया और फिर इससे भी एक नॉर्मल लार्वा जो था वो डेवलप हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसको जब दोबारा एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम अपने स्पीमैन के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीमैन के ना 2 एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक के अंदर और गिवन है। ठीक है, आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को देखें। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहते हैं स्पीमैन ने डिले किया न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट्स को, मतलब वो जो न्यूक्लियस वाले एक्सपेरिमेंट्स है ना उसमें उसने थोड़ी सी ताख़ीर की। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने ताख़ीर क्योंकि यहाँ पे उसने ना 2 एक्सपेरिमेंट्स किए।
एक एक्सपेरिमेंट जो है उसका ये आपको ऊपर वाले डायग्राम में नजर आ रहा है, एक एक्सपेरिमेंट इसका नीचे वाले डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक एक्सपेरिमेंट है और इसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले ना हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए जिसका नाम है ग्रे क्रिसेंट। हम सबसे पहले इसके मुतालिक देखेंगे कि ग्रे क्रिसेंट होता क्या है, फिर हम इसके एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, ग्रे क्रिसेंट हमारे पास होता क्या है, हम इसको यहाँ से इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। स्लाइड मैंने निकाली है ग्रे क्रिसेंट की। स्टूडेंट्स, हम ग्रे क्रिसेंट है ना अपने ज़हन में रखना है कि ना एक पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है, ये क्रिसेंट का मतलब होता है चांद को कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से ना चांद, हाफ जो चांद होता है ना इस शेप का ये होता है। ठीक है, और ये इसका कलर जो है वो ग्रे होता है, इसी वजह से इसे ग्रे क्रिसेंट कहा जाता है। ये सेल के अंदर एक चीज़ है, एक हिस्सा होता है सेल के अंदर, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर एक हिस्सा होता है। स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये सेल के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स को जो है वो डेवलप करवाता है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। वो कहता है कि ब्लास्टोमेर क्या है स्टूडेंट्स, जाइगोट जो है जब डिवाइड करेगा, जाइगोट के डिवाइड करने के नतीजा में जो चीज़ बनती है ना उससे स्टूडेंट्स हम ब्लास्टोमेर कहते हैं, जो सेल्स बनते हैं। वो कहता है अगर एक ब्लास्टोमेर के अंदर इस ग्रे क्रिसेंट का एक पोर्शन नहीं है तो स्टूडेंट्स वो कभी भी नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं बनाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, ग्रे क्रिसेंट हमारे पास क्या है, हम इसकी डेफिनेशन अगर बुक से देखें ना, मैं आपको बुक से इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे बुक पे इसकी डेफिनेशन गिवन है। यहाँ से ग्रे क्रिसेंट क्या एक पिगमेंट फ्री एरिया है, ठीक है, डेट अपीयर्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के वक्त जो है वो नजर आता है। सो इन द हाफ लैकिंग ग्रे क्रिसेंट नो फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स, जिसके अंदर, जिस सेल के हिस्से के अंदर ये ग्रे क्रिसेंट नहीं ना होता, वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो आपने ज़हन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रे क्रिसेंट क्या है, एक पिगमेंट फ्री एरिया है जो कि फर्टिलाइजेशन के वक्त बनता है। जिस सेल के हिस्से के अंदर ग्रे क्रिसेंट होगा वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट नहीं होगा वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ना डायग्राम यहाँ स्लाइड की मदद से मजीद देखते हैं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ग्रे क्रिसेंट है ना जो एसेंशियल है प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, हमें इससे पता है कि ये एसेंशियल है। अब वो कहते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ग्रे क्रिसेंट, ग्रे क्रिसेंट इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये फेट मैप्स शो दैट दीज सेल्स फॉर्म द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। स्टूडेंट्स, अभी डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या होता है हम इसको आगे देखेंगे। आप लोगों ने सर ये स्लाइड आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसको रीड करके बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये जो है ये ग्रे क्रिसेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। डोर्सल लिप जो है वो इनिशिएट करता है गैस्ट्रुलेशन को। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, हमने जो स्टेज पढ़ी थी गैस्ट्रुला की स्टेज, गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता था, 3 लेयर्स बनती थी। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स थी स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब स्टूडेंट्स, जो गैस्ट्रुला स्टेज है ना, वो जो 3 लेयर्स का बनना है उसको आप ये समझने के ग्रे क्रिसेंट है ना जो उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये होगा तो वो गैस्ट्रुला बनेगा, ये नहीं होगा तो गैस्ट्रुला भी नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी अहमियत को ठीक है स्पीमैन के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखते हैं कि स्पीमैन के नज़दीक इसकी क्या अहमियत है। स्टूडेंट्स देखें, उसने क्या किया, स्पीमैन ने क्या किया स्टूडेंट, स्पीमैन ने यहाँ पे 2 काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर परफॉर्म, तो 2 काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए गए। स्टूडेंट्स, पहला क्या था, ए एक्सपेरिमेंट क्या था, हेयर लाइगेचर वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन अनक्लीव्ड फर्टिलाइज्ड न्यूट एग। अब स्टूडेंट्स, न्यूट किससे कहते हैं, मैं आपको डायग्राम में न्यूट दिखा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये जो जानदार नज़र आ रहा है ना, ये न्यूट, इसे कहते हैं न्यूट। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें, ये न्यूट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, उसने अनक्लीव्ड फर्टिलाइज्ड न्यूट एग। स्टूडेंट्स, अनक्लीव्ड फर्टिलाइज्ड न्यूट एग से क्या मुराद है, न्यूट का फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट उसने लिया और उसने अभी क्लीवेज स्टार्ट नहीं किया, अभी डिवाइड करना उसने स्टार्ट नहीं किया। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, बोथ साइड्स कंटेन, ठीक है, उसने हेयर लाइगेचर की मदद से उसको कंस्ट्रक्ट किया। स्टूडेंट्स, ये देखें, एक न्यूट का एग है, ये हेयर लाइगेचर है, मतलब बाल की मदद से उसने गिरा लगाई और गिरा इस तरह से लगाई है स्टूडेंट्स उसने कि जो ग्रे क्रिसेंट है, ठीक है, बोथ साइड्स कंटेन पार्ट ऑफ ग्रे क्रिसेंट। देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट है, इसके अंदर भी ग्रे क्रिसेंट का हिस्सा मौजूद है और इसके अंदर भी ग्रे क्रिसेंट का हिस्सा मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, द न्यूक्लिएटेड साइड, अब एक साइड पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक साइड पे न्यूक्लियस मौजूद है और एक साइड पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स देखें, द न्यूक्लिएटेड साइड अलोन क्लीव्ड विद द डिसेंडेंट न्यूक्लियस क्रॉस्ड ओवर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये वही जो पिछला एक्सपेरिमेंट था उसका यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे इस हिस्से ने डिवाइड किया, इस हिस्से ने डिवाइड नहीं किया। जब ये पर्टिकुलर एक सेल स्टेज तक पहुँच गया तो यहाँ से एक जो क्लीव न्यूक्लियस था वो यहाँ पर मूव किया। जब स्टूडेंट्स वो यहाँ पर मूव किया तो दोनों साइड ने क्या कर ली, नॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लिएटेड साइड ने क्लीव किया, यहाँ तक एक डिसेंडेंट न्यूक्लियस जो था उसने क्रॉस किया, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करने किया और फिर दोनों साइड ने अपनी क्लीवेज जो थे, अपनी डिवीजन मुकम्मल की और 2 मुकम्मल एम्ब्रियोज जो थे वो बना दिए। अब स्टूडेंट्स, उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें, इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स उसने इस तरह से किया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, उसने अब की बार एक न्यूट के एग को हेयर लाइगेचर की मदद से कंस्ट्रक्ट किया। स्टूडेंट्स, उसने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक तरफ जो था वो न्यूक्लियस चला गया और एक तरफ ग्रे क्रिसेंट को रखा। ग्रे क्रिसेंट एक तरफ है, अब न्यूक्लियस एक तरफ है। स्टूडेंट्स, वो क्या देखते हैं, वो देखता ये है कि जिस साइड, अब देखें यहाँ पर
जिस तरह ऊपर हुआ था ना, यहाँ पे न्यूक्लियस जो था वो यहाँ पे डिवाइड करेगा, जब यहाँ पे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स जो बन जाएंगे। अब इसमें से एक न्यूक्लियस जो है ना वो स्टूडेंट्स इस साइड पर माइग्रेट कर जाएगा। जब इस साइड पर माइग्रेट कर जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट भी मौजूद है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी मौजूद है। अब ग्रे क्रिसेंट और न्यूक्लियस दोनों मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो हिस्सा है ना ये एक नए एक नॉर्मल एक कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप कर जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या, ये जो हिस्सा है ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो नहीं बनाएगा बल्कि एक बेली मैस बना देगा। क्या बना देगा, एक बेली लाइक मैस बना देगा स्टूडेंट्स। यहाँ से पता चला कि ग्रे क्रिसेंट कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे एक बेली लाइक मैस क्यों बना, यहाँ पे मुकम्मल जानदार क्यों नहीं बना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं था। अब स्टूडेंट्स ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं था, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पर गेस्ट्रुला स्टेज बनाने के लिए कोई भी नहीं था। यहाँ पे ब्लास्टुला, मोर्यूला से ब्लास्टुला बनी, ब्लास्टुला से आगे गेस्ट्रुला नहीं बनी। अब गेस्ट्रुला नहीं बनेगी तो आगे आपको पता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं आगे वो सारे गेस्ट्रुला स्टेज से बनते हैं। गेस्ट्रुला के अंदर एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। एक्टोडर्म से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, मेसोडर्म से अलग ऑर्गन्स बनते हैं, एंडोडर्म से अलग ऑर्गन्स बनते हैं। और गेस्ट्रुला स्टेज को कौन स्टिमुलेट करवाता है, ग्रे क्रिसेंट उसको स्टिमुलेट करवाते हैं कि गेस्ट्रुला स्टेज बने। अब यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट नहीं है तो उसको कोई स्टिमुलेट करवाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे गेस्ट्रुला नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मुकम्मल एम्ब्रियो नहीं बनेगा और सिर्फ एक बेली मैस, ठीक है, ठीक है, आप समझ लें कि एक जो है वो बेली, ठीक है, पेट की तरह का एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मुकम्मल जानदार नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट भी यही था कि हेयर लाइगेचर उसको प्लेस किया गया सो डैट द न्यूक्लियस एंड ग्रे क्रिसेंट जो था उसको मुकम्मल अलग कर लिया जाए। जस्ट साइड लेकिंग द ग्रे क्रिसेंट, वो हिस्सा जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट नहीं था, ये वाला हिस्सा स्टूडेंट्स इसने क्या किया, बिकेम एन अनऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ बेली टिश्यू। समझ आ रही है, ये क्या हो गया, एक अनऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ बेली टिश्यू बन गया, जबकि दूसरा हिस्सा ने क्या किया, नॉर्मली डेवलप किया नॉर्मली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस एक्सपेरिमेंट की भी समझ आ गई होगी। आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने न्यूक्लियस और ग्रे क्रिसेंट को अलग किया। अब यहाँ पे हरगिज ऐसा नहीं है कि बगैर न्यूक्लियस के सिर्फ ग्रे क्रिसेंट ये मुकम्मल जो है वो जानदार बना देगा स्टूडेंट्स, हरगिज ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस भी है मौजूद है। न्यूक्लियस कैसे आया, जैसे उसने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि 16 सेल स्टेज के बाद यहाँ पे एक जो क्लीव्ड न्यूक्लियस है ना वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे खुद ब खुद आ गया तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस आ गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, ग्रे क्रिसेंट भी है, तो इसने मुकम्मल जानदार बना दिया। जबकि यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट नहीं है, यहाँ पे गेस्ट्रुला को स्टिमुलेट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एक बेली लाइक मैस बना है, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए अब हम स्पीमैन के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। स्टूडेंट्स हम स्पीमैन के ना पहले वाले एक्सपेरिमेंट को एक और तरीके से भी देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये ग्रे क्रिसेंट है, ठीक है। ग्रे क्रिसेंट क्या होता है, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, इसके दरमियान में यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट मौजूद होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से देखते हैं जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो यहाँ पे मैंने उसको अलग से दिखाया गया एक पिक की मदद से। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए उसका एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे उसने न्यूक्लियस को और ग्रे क्रिसेंट को अलग किया, ठीक है। अलग करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल एम्ब्रियो बना एक साइड पर, एक साइड पे बेली लाइक मैस बना। जबकि यहाँ पे जो उसका पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे उसने ग्रे क्रिसेंट को दोनों में बराबर रखा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ग्रे क्रिसेंट मौजूद है और यहाँ पर भी ग्रे क्रिसेंट मौजूद है। जबकि यहाँ पे देखिए सारा ग्रे क्रिसेंट एक ही तरफ मौजूद है। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्रे क्रिसेंट मौजूद है तो यहाँ पे दो नॉर्मल इंडिविजुअल जो हैं वो बने थे। स्टूडेंट्स अब हम स्पीमैन के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसको कहता है कि जो स्पीमैन है आल्सो परफॉर्म्ड अनदर एक्सपेरिमेंट, उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, ही सेपरेटेड द टू हाफ्स ऑफ एम्ब्रियो, उसने एम्ब्रियो के दो हाफ्स को अलग किया। बोथ ऑफ देम कंटेन न्यूक्लियाई, दोनों के अंदर क्या मौजूद थे, न्यूक्लियाई मौजूद थे। बोथ दिस हाफ्स डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियोज, वो दोनों हाफ जो थे वो मुकम्मल एम्ब्रियोज के अंदर डेवलप कर गए। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट फ्रॉम अ 16 सेल एम्ब्रियो इवन इफ अ सिंगल सेल इज सेपरेटेड इट कंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स एंड फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इस एक्सपेरिमेंट को करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको ना थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स स्पीमैन का जो एक्सपेरिमेंट है ना बिल्कुल इसी तरह की जिस तरह सी एच सर हैंस डाइट्रिश का एक्सपेरिमेंट था ना, बिल्कुल ये इसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने दो सेल दिए, उसको अलग किया, यहाँ से इसने एक अलग एम्ब्रियो बना दिया, इसने एक अलग एम्ब्रियो बना दिया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना इसका बताने का मकसद क्या है, स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ यहाँ पे होता क्या है कि एक जो जाइगोट है ना स्टूडेंट्स वो डिवाइड करके क्या बनाता है, दो सेल्स बनाता है। स्टूडेंट्स फिर ये जो दो सेल्स है ना तकसीम होकर 4 सेल्स बनाते हैं, फिर ये 4 सेल में तकसीम होकर 8 और फिर 8 से ये 16 सेल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक जो 16 सेल स्टेज है ना, यहाँ तक स्टूडेंट जितने भी सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टोटीपोटेंट सेल्स। मतलब स्टूडेंट टोटीपोटेंट सेल्स क्या होती हैं, हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक मुकम्मल नया जानदार बनाने की सलाहियत रखते हैं। मतलब 16 सेल स्टेज अगर जितने भी सेल्स हैं वो सब अलग अलग हो जाए तो उनमें से हर सेल जो है वो नया एक मुकम्मल जानदार बना देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्पीमैन ने भी यही कहा था अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। उसने कहा था कि उसने ऑब्जर्व किया था कि 16 सेल एम्ब्रियो है ना, जो 16 सेल स्टेज वाला भी एम्ब्रियो है, उसमें अगर एक सिंगल सेल को भी सेपरेट कर लिया जाए तो उसके पास कंप्लीट सेट होगा जीन्स का और मुकम्मल वो एक एम्ब्रियो जो है वो बना देगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने स्पीमैन के इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ तक याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंस डाइट्रिश का एक एक्सपेरिमेंट है, स्पीमैन के कितने एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, ठीक है। तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ आप इसको समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, 3-4
मरतबा इसको रीड करेंगे, चारों एक्सपेरिमेंट्स में आप फ़र्क करेंगे तो आपको ये आसानी याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ग्रे क्रिसेंट की डेफिनेशन करनी है। ग्रे क्रिसेंट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रे क्रिसेंट। स्टूडेंट्स इसके बाद अब एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर मैंने ना 2 नतीजे निकाले। क्या ऑल सेल्स कंटेन द सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, जितने भी सेल्स हैं ना उनके पास न्यूक्लियस जो है वो सेम है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन क्या है, सेम है, मतलब जीन सेम है, उसका डीएनए सेम है। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि ग्रे क्रिसेंट एरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके पास खास किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, उसके पास इन्फॉर्मेशन ये कि वो गैस्ट्रूला को स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रूला स्टेज को बनाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ तक आपने ये 2 इसके जो थे स्पीमैन के कंक्लूजन्स ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था कि अगर तमाम सेल्स के पास, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, अगर तमाम सेल्स के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है तो ऐसी क्या वजह है जो सेल्स को डिफरेंशिएट करवाती है कि कोई सेल जो है वो आंख बना देता है, कोई सेल नाक बना देता है, कोई कान बना देता है, ठीक है, कोई जुबान बना देता है। तो स्टूडेंट्स वो कौन सी चीज़ है जो कि उनको डिफरेंशिएट करने में मदद देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स वो क्या रीज़न है। यहाँ पे 2 रीज़न देखे होंगे। एक तो क्लीवेज, जो क्लीवेज का मतलब जो सेल तकसीम हो रहा होता है, जो सेल की क्लीवेज के दौरान कुछ साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन होती है ऑफ डिटर्मिनेटिव, ठीक है, टेक्स प्लेस। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि सेल को ना एक डिफरेंशिएट होने में मदद देती हैं, मुतहर्रिक करती हैं, सेल को बताती हैं कि भाई आपने क्या करना है। वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं। जब सेल क्लीवेज होता है ना, जब डिवीजन होती है तो वो चीज़ें क्या होती हैं, सेपरेट होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं, सेपरेट होती जाती हैं। मतलब जो जाइगोट है ना, 16 सेल स्टेज, एक सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि उसको बॉडी के किसी भी सेल में बदलने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन जब आगे सेल मजीद तकसीम करते हैं ना तो वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो जो डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं वो भी क्या होते जाते हैं, तकसीम होते जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हर सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने की सलाहियत रखता है। स्टूडेंट्स उसके बाद इंडक्शन और इंट्रैक्शन विद द नेबरिंग सेल्स टेक्स प्लेस। मतलब स्टूडेंट्स एक सेल पड़ा है ना, ठीक है, अब इस सेल को नहीं पता इसने क्या करना है, इसका जो नेबरिंग सेल है ना ये इसे स्टिमुलेट करेगा, मुतहर्रिक करेगा और इसे बताएगा कि भाई तुमने ये काम करना है, आपने इसके अंदर डेवलप जो है वो कर जाएं। हम इसके आगे इसके एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे आखिर ऐसा ये कितना इस टॉपिक के अंदर है क्या। एक और टाइटल है हमारे पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्या है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर हम इसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है वो नेबरिंग सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं दूसरे सेल्स को कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर क्या कर जाएं, डेवलप कर जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ नॉन दैट डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कंटेन डिफरेंट मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स अब ये मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद खास किस्म की ना चीज़ें होती हैं, ठीक है, खास किस्म के ना मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को बताते हैं कि आपने ये काम करना है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन है। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, आर द सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें होती हैं एम्ब्रियो के अंदर डेट कंट्रोल सेल फेट, जो कि सेल की किस्मत को कंट्रोल करती हैं, एंड स्पेसिफाई सेल टाइप्स, और सेल के टाइप्स को क्या करती हैं, स्पेसिफाई करती हैं, ठीक है, मतलब किस सेल ने क्या बनना है, कौन से ऑर्गन के अंदर डेवलप होना है, इसको कौन बताएगा। स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर खास किस्म के डिटर्मिनेंट्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फ कहते हैं शेप को, जेनेटिक मतलब जीन्स, ये डीएनए से कंट्रोल हो रहे होते हैं, ठीक है। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल के मुस्तकबिल को कंट्रोल करती हैं और डिसाइड करती हैं कि कौन सा सेल क्या बनाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की समझ आ गई होगी, ये सेल के डिफरेंशिएशन में कितने अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ना ब्लास्टोमेर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ब्लास्टोमेर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक जाइगोट जो है जब वो डिवाइड करता है, जाइगोट जो है जब वो क्लीवेज होती है उसकी, तो उसके जितने भी सेल्स बनते हैं उसको ब्लास्टोमेर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल देता है, वो कहता है जो फर्टिलाइज्ड एग यानी एसिडियन का। स्टूडेंट्स एसिडियन क्या होते हैं, एक एनिमल्स की कैटेगरी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स देखें ये आपको जो डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं ना, ये एसिडियंस हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, एसिडियंस हैं, ये एक एनिमल्स की एक प्रॉपर कैटेगरी है। अब स्टूडेंट्स इसकी बात कर रहा है, इन एसिडियंस की वो बात कर रहा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, एक एसिडियन का मतलब इन जानदार का जो फर्टिलाइज्ड एग है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, कंटेन साइटोप्लाज्म ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। इसके अंदर 5 मुख्तलिफ रंगों के साइटोप्लाज्म होते हैं। डैट इज सेग्रीगेटेड, जो कि अलग, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। डैट इज सेग्रीगेटेड, जो कि अलग हो जाते हैं, इंटू डिफरेंट ब्लास्टोमेर्स, मुख्तलिफ ब्लास्टोमेर्स में। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके अलग साइटोप्लाज्म है ना जो अलग अलग काम करते हैं। मिसाल के तौर पर वो, ठीक है, अब यहाँ पे कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट्स की, 5 टाइप्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स के साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। आपके बुक के अंदर एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है कि एसिडियन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर कितने कलर्स के साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं, तो 5, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके बुक में अब उनमें से 5 में से 4 लिखे हुए हैं, आपने इनके फंक्शन ज़हन में रखने हैं। जो क्लियर साइटोप्लाज्म है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस लार्वा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये जो इसकी बाहर वाली लेयर है ना इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर साइटोप्लाज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे येलो साइटोप्लाज्म है ना जो इट गिव राइज टू मसल सेल। अब स्टूडेंट्स आप इस तरह माई से याद रख लें, ठीक है, माई, अब माई से एम से मसल सेल, वाई से येलो,
ठीक है। येलो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, कौन से सेल्स बनाएगा, मसल सेल्स बनाएगा। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बोर्ड में, यहाँ पे 12 मरतबा एमसीक्यूज आते हैं कि बताएं लार्वल एपिडर्मिस को कौन सा साइटोप्लाज्म बनाता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, आपने बताना कि क्लियर साइटोप्लाज्म जो है उससे लार्वा का एपिडर्मिस बनता है, येलो साइटोप्लाज्म से क्या बनते हैं, मसल सेल्स बनते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, स्टूडेंट्स ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है ये क्या बनाता है, गट बनाता है। गट किसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, हमारे माउथ से लेकर एनएस तक जो मुकम्मल ट्यूब है इसे गट कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो किस साइटोप्लाज्म से बनती है, एसिडियन के अंदर, एसिडियन के अंदर किससे बनती है स्टूडेंट्स, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। क्या नाम है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ग्रे इक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म। क्या है, ग्रे इक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म, ये क्या बनाता है, ये नोटोकोड बनाता है और न्यूरल ट्यूब बनाता है। स्टूडेंट्स नोटोकोड से आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, आगे रीढ़ की हड्डी बनेगी, वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और नोटोकोड क्या बनाएगा, रीढ़ की हड्डी बना देगा। और न्यूरल ट्यूब से स्टूडेंट्स आगे सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कोड बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्लियर साइटोप्लाज्म से लार्वल एपिडर्मिस बनता है, येलो साइटोप्लाज्म से मसल सेल्स बनते हैं, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म से गट बनती है और ग्रे इक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म से नोटोकोड और न्यूरल ट्यूब बनती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारी बुक का कि रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट के अंदर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, क्या किरदार है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के हवाले से, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है और ये बहुत आसान है। हम इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से जब देखेंगे ना तो ये बहुत आसान है। अब स्टूडेंट इसमें वो करता क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वो एक एक्सपेरिमेंट है, असल जो चीज़ है ना याद रखने वाली उसमें से वो एक्सपेरिमेंट ही है। स्टूडेंट्स आपने जो है वो यहाँ तक जहन में रखना है, यहाँ तक आपने इसको चाहे आप याद ना करें, ठीक है, इसको आप चाहे कट कर दें, चाहे आप इसको एक मरतबा रीड कर लें, इसको आप चाहे आपकी जो मर्जी है ना आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको याद नहीं करना, इसको याद जो है इसके एक्सपेरिमेंट से करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जानदार जिसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। क्या है, एसिटाब्यूलेरिया। अब स्टूडेंट्स एक यूनिसेलुलर एल्गी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर, ठीक है, लेकिन आपने मल्टी सेलुलर लिखना है आपकी बुक के अंदर जो कि मल्टी सेलुलर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मल्टी सेलुलर नहीं होती है, क्या होती है, यूनिसेलुलर, एक सेल वाली जानदार है, ठीक है। एक एल्गी है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब एल्गी आपको पता है कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर जिस तरह से रूट्स होते हैं, इनके अंदर रूट्स नहीं होते, इनके पास क्या होता है, राइजॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से ना, सेंटर में यहाँ पे इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे राइजॉइड कहते हैं। प्लांट के अंदर स्टेम होता है, इनके पास स्टेम नहीं होता, इनके पास डंडी होती है, इसे हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर ना इस तरह से कैप अटैच होती है, ठीक है। अब ये जो कैप है ना इसकी शेप की बुनियाद पर, इस कैप की शेप की बुनियाद पर ना एसिटाब्यूलेरिया की ना दो टाइप्स हैं। अगर इस तरह से एक रेगुलर कैप है तो इसे स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया। क्या है स्टूडेंट्स, एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया। क्या है, एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया, एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे इस तरह से जो कैप है ना रेगुलर नहीं है, बल्कि जो कैप है ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से इस तरह से ना स्टूडेंट्स इस तरह से बेतरतीब सी कैप है, इस तरह से आपको अगर नज़र आ रही है तो स्टूडेंट्स ये जो है ना इसे एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा। तो आपको पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया और एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा में क्या फ़र्क होता है। तो आप दरमियान में लाइन लगा के लिखेंगे, ये भी एक यूनिसेलुलर फंगस, यूनिसेलुलर एल्गी है, ये भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें जो है वो रेगुलर शेप होती है और इसमें जो है वो इरेगुलर शेप होती है कैप की, ठीक है। और यहाँ नीचे आप इसकी ये डायग्राम बना देंगे, बहुत आसान है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने किया क्या, यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ बुक में, ठीक है। बुक में थोड़ी सी ना डायग्राम जो है वो डिफिकल्ट बनी हुई है, मैं आपको डायग्राम आसान बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी कैप को जब कट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना इसका न्यूक्लियस जो है ना इसके नीचे जो इसके ठीक है, जो इसका यहाँ पे राइजॉइड है ना, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उस कैप को कट किया उन्होंने तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने न्यू कैप बना ली। न्यू कैप जो थी वो एग्जैक्ट पहले वाली जैसे ही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि यहाँ पे देखें वैसे ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको देख लें, जब उन्होंने नीचे वाले ठीक है राइजॉइड को कट किया ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उसने नया राइजॉइड नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि नया राइजॉइड बनाने की सलाहियत किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। और न्यूक्लियस कहाँ पे, उसके अंदर मौजूद है। मतलब जब आप नीचे वाले हिस्से को कट करेंगे तो आप न्यूक्लियस को भी काट देंगे, जब न्यूक्लियस काट देंगे तो ये कोई भी नया स्ट्रक्चर अब नहीं बना सकता। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप लोगों ने भी क्या करना है, इसी तरह की एक डायग्राम जो है वो पेज पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बनानी भी है। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये देखें एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया है, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये इसकी स्टॉक है और ये इसकी कैप है, ये रेगुलर कैप है। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इसकी कैप को रिमूव किया तो इसने क्या बना ली, एक नई कैप जो थी वो रीजनरेट हो गई। अब इन्होंने देखा कि इसके पास एक नई कैप बनाने की सलाहियत मौजूद है। स्टूडेंट्स अब इसी के साथ कि ना हमारे पास अब यहाँ पे देखिए दोनों का जीनस सेम है, एसिटाब्यूलेरिया एसिटाब्यूलेरिया। स्पीशीज़ मुख्तलिफ हैं, जो स्पीशीज़ क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि
होते हैं, इनकी कैप की शेप मुख्तलिफ है। इसकी कैप की शेप रेगुलर है तो इसे मेडिट्रेनिया कहते हैं, इसकी जो कैप की शेप है वो रेगुलर नहीं है, इसी वजह से इसे क्रेन्युलेटा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जो एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा है ना स्टूडेंट्स, इसकी बेस ले ली, ठीक है, या इसकी जो राइजॉइड थी उसको ले लिया जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद था, और इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये जो है ना एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया, इसकी जो स्टॉक है यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको काटा और यहाँ पे इसको लगा दिया। अब स्टूडेंट्स उन्होंने देखा कि होगा क्या। अब स्टूडेंट जब इन्होंने इसको देखा तो इसके नतीजा में क्या बना, इसके नतीजा में सरप्राइजिंगली जो है वो जो कैप है वो वाली बनी जिसका न्यूक्लियस मौजूद था, जिसका क्या था स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस मौजूद था, वही कैप बनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पता ये चला कि जो न्यूक्लियस है ये डेवलपमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल मौजूद है। यहाँ से इस बात का हमें पता चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रेन्युलेटा का न्यूक्लियस मौजूद था तो उससे जो कैप ऊपर बनी वो भी क्रेन्युलेटा की बनी। अब यहाँ पे जो दरमियान में साइटोप्लाज्म है ना, देखें जो साइटोप्लाज्म है ये तो वही है ना एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया का साइटोप्लाज्म था जो स्टॉक के अंदर था। यहाँ पे इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन उन मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स को कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जैसा चाहता है उन मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट से काम लेता है। अब न्यूक्लियस नहीं है, अब इसके पास मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स दोनों ही मौजूद हैं, रेगुलर कैप बनाने वाले भी और इरेगुलर कैप बनाने वाले भी। अब उनको कंट्रोल किसने किया, उसको कंट्रोल किया न्यूक्लियस ने। अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मौजूद था तो न्यूक्लियस ने क्या किया, वो जो ठीक है इरेगुलर कैप बनाने वाले जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं ना उनको एक्टिव किया और उनसे कहा कि आप जो है वो इरेगुलर कैप बनाएं। तो स्टूडेंट्स जिसके नतीजा में जो यहाँ पर इरेगुलर कैप बनी और यहाँ पर जो है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट का आपको अहमियत का पता चला कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से इसको पढ़ते हैं, वो कहते हैं इसमें से एक एग्जांपल है ना जो यूनिसेलुलर एल्गी है एसिटाब्यूलेरिया, ये राइजॉइड पर मुश्तमिल होती है। स्टूडेंट राइजॉइड क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच इज अटैच टू ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के साथ अटैच होती है, फ्रॉम विच अराइजेज द लॉन्ग स्टॉक, जहाँ से एक लंबी डंडी निकलती है, विद एन अम्ब्रेला शेप कैप एट इट्स टॉप, और उसके ऊपर क्या होती है कि अम्ब्रेला की शेप की कैप होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द कैप, इस ठीक है जो कैप है ना इसके स्ट्रक्चर और इसकी शेप की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम दो स्पीशीज ऑफ एसिटाब्यूलेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स। एक है एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया जिसकी क्या होती है रेगुलर शेप कैप होती है, जबकि दूसरी है एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा जिसकी इरेगुलर शेप होती है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स होता क्या है, देयर इज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, अल्थो दैट में अटेन द साइज ऑफ सेवरल सेंटीमीटर्स और मोर, ठीक है, जो कि कई सेंटीमीटर का साइज जो है वो गेन कर सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हैमरलिंग, क्या नाम है स्टूडेंट्स, हैमरलिंग। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया का और एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा का एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, एक साइंटिस्ट इनका नाम है हैमरलिंग। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया, शॉर्ट डैट ये देखा कि इफ़ द कैप इज रिमूव, अगर इसकी कैप जो थी इसको रिमूव कर दिया जाए तो एक नई कैप जो है वो रीजनरेट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसने क्या किया, यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ही कट ऑफ, उसने क्या किया, उसने काटा, इसको काटा द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम, जो राइजोम कंटेनिंग न्यूक्लियस है ना स्टूडेंट्स, इसको काटा एसिटाब्यूलेरिया फ्रॉम ऑफ वन स्पीशीज एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेनिया की, एंड ग्राफ्टेड अ सिमिलर पीस कंटेनिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन अदर स्पीशीज, ठीक है, एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, उसने एक हिस्से का जो है वो स्टॉक काटा और दूसरे हिस्से का न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम काटा। स्टूडेंट्स जब उसने दोनों को क्या किया, दोनों को ग्राफ्ट किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो कैप जो थी वो वाली बनी जिसका न्यूक्लियस मौजूद था, ठीक है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं व्हेन द ठीक है व्हेन द कैप वाज नाउ रिमूव, जब अब कैप को रिमूव किया गया, इट वाज सीन दैट, ऐसा देखा गया कि जो न्यू रीजनरेटेड ठीक है वन है ना, जो नई कैप बनी है, हैड द कैरेक्टर्स ऑफ एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा, उसके पास एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा के कैरेक्टर्स है, क्यों, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो था वो ग्राफ्ट किया गया था। स्टूडेंट्स सो न्यूक्लियस लाइंग एट द बेस ऑफ एल्गा एंड नॉट द स्टॉक टू विच द रीजनरेट वाज अटैच्ड डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ कैप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहते हैं वो जो न्यूक्लियस है ना वो उसने जो है कैप के स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया, ना कि इस स्टॉक ने जिसको ग्राफ्ट किया गया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इट मींस दैट इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट व्हिच स्पीशीज साइटोप्लाज्म बिलोंग, अब साइटोप्लाज्म है ना जो इस स्टॉक के अंदर साइटोप्लाज्म था वो मेडिट्रेनिया का था, ठीक है, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था वो क्रेन्युलेटा का था। वो कहते हैं ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, द जीन्स वर एबल टू एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि जो जीन्स है वो न्यूक्लियस के टाइप के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसके साथ डायग्राम भी बनानी है, लाजमी बनानी है। अगर आप ये नहीं बना सकते तो जो यहाँ पर पेज पे आपके लिए डायग्राम बनी हुई है आप इसको बना लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में 12 मिनट पर ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो कहता है इन तमाम एक्सपेरिमेंट से नतीजा निकाला गया कि दोनों जीन और साइटोप्लाज्म जो है वो डेवलपमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तमाम जीन्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को डिटरमिन करते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो सिलेक्शन ऑफ जीन्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन सिलेक्शन ऑफ जीन्स को अल्टीमेटली करता कौन है, न्यूक्लियस से करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का मतलब है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि एक जो सेल है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं।
स्टूडेंट्स अब वो डिफ्रेंशिएशन होती कैसे, वो डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स डिफरेंट वजहों से हो सकती है, ठीक है। एक इसकी वजह जो है वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, एक इसकी वजह जो है वो उसके सराउंडिंग के सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको रीड कर लेना है कि दीज डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आर बिलीव टू हैव मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप, दिस इज नाउ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टूडेंट्स आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं, बस बाकी आपने इसमें से नहीं करना। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया एम्फीबियन के एम्ब्रियो के ऊपर, ठीक है। स्पीमैन ने क्या किया, एम्फीबियन के एम्ब्रियो के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। हम एक एक्सपेरिमेंट को रीड करते हैं तो हमें जो है वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आए, मैं डायग्राम की मदद से पहले एक्सपेरिमेंट को आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से इसको रीड करवाता हूँ। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ना मैंने गेस्ट्रोला के स्टेज पे एक एम्फीबियन का ना एम्ब्रियो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये कौन से स्टेज है स्टूडेंट्स, ये है गेस्ट्रोला। गेस्ट्रोला में आपको पता है कि क्या होता है, जर्म लेयर्स बनती है। जर्म लेयर्स 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, आप सबसे पहले इस तरह से एक बाहर वाली लेयर को ड्रॉ कर सकते हैं, एक्टोडर्म है। उसके बाद एक डिफरेंट कलर के साथ आप अंदर वाली लेयर को ड्रॉ कर सकते हैं, एंडोडर्म। और इसके दरमियान स्टूडेंट्स फिर आप क्या कहते हैं, एक डिफरेंट कलर के साथ जो है वो दरमियान में क्लियर ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, जो कि मेसोडर्म हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें, बाहर वाली एक्टोडर्म है, दरमियान वाली मेसोडर्म है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की, स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एंडोडर्म है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ना एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के मतलब हमने एक बात देखी थी, वो क्या थी स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म हमने कहा था ना, जो एक्टोडर्म जो है जो कि नोटोकोड के ऊपर न्यूरल ट्यूब, नोटोकोड के ऊपर, ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब बना रहा था एक्टोडर्म, हम स्टूडेंट्स उस एक्टोडर्म को क्या कहते हैं, प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म। ये हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर स्टडी किया। स्टूडेंट्स ये जो एक्टोडर्म है ये आगे क्या बनाना है, इसने न्यूरल ट्यूब बनानी है, न्यूरल ट्यूब ने आगे क्या बनाना है, सीएनएस बनाना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्टोडर्म है ना, इसका न्यूरल ट्यूब बनाने में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स उसने क्या किया, उसने स्पीमैन ने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है ना एक्टोडर्म का एक पीस ले लिया, इसको आइसोलेट किया, इसको अलग किया एक्टोडर्म के एक पीस को, और उसने क्या किया, उसने एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स। लेकिन उसने देखा ये कि जो एक्टोडर्म का पीस लिया है ना, इसने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया। हालांकि होना तो ये चाहिए था ना कि एक्टोडर्म जो है, चूंकि प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म है, तो ये आगे इससे न्यूरल ट्यूब बनती, न्यूरल ट्यूब बनने के आगे इसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन जाता। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जब इसने ये देखें, इसके एक हिस्से को जब इसने लिया और इसके हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो था वो डेवलप नहीं किया। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर उसने क्या किया स्टूडेंट्स, फिर उसने एक और तरीका, ठीक है, फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स। वो क्या था हम देखते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसने क्या किया, फिर उसने स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो गेस्ट्रोला स्टेज पे जो उसने एम्ब्रियो लिया था ना स्टूडेंट्स, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे उसके जो बाहर वाली एक्टोडर्म थी उसको यहाँ से थोड़ा सा काटा, काटने के बाद उसको ना फोल्ड किया। क्या किया स्टूडेंट्स, उसने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद स्टूडेंट्स ने एक्टोडर्म को फोल्ड किया, उसके अंदर से स्टूडेंट्स फिर उससे मेसोडर्म नजर आई। उसने मेसोडर्म को ना स्टूडेंट्स यहाँ से सेपरेट कर लिया, सेपरेट मेसोडर्म अंडरलाइंग एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म के नीचे जो स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर पोर्शन था ना मेसोडर्म का, उसने स्टूडेंट्स उसको क्या कर लिया, काट के अलग कर लिया, और वापस जो फोल्ड वाला पोर्शन था ना, जो एक्टोडर्म का फोल्डेड पोर्शन था, इसको वापस अपनी जगह पे लगा दिया। अब स्टूडेंट उसने क्या देखा, उसने देखा कि अभी भी सीएनएस की डेवलपमेंट नहीं हुई। अब स्टूडेंट्स देखें सीएनएस की डेवलपमेंट कैसे होती है, न्यूरल ट्यूब से। न्यूरल ट्यूब किससे बनती है, प्रिजम्पटिव, ठीक है, प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म से बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले उसने एक्टोडर्म को काट के अलग रखा, तो उससे भी कोई जो है वो सीएनएस नहीं बना। तो स्टूडेंट्स जब उसने क्या किया, उसने अंदर वाली मेसोडर्म को काट लिया, तो स्टूडेंट्स उससे अब भी कोई जो है, अब देखिए ना, जो न्यूरल ट्यूब है वो किससे बननी है स्टूडेंट्स, वो बननी है एक्टोडर्म से। लेकिन अब यहाँ पे उसने एक्टोडर्म नहीं लिया, बल्कि किसको काट लिया स्टूडेंट्स, उसने काट लिया मेसोडर्म को। लेकिन अभी भी सीएनएस नहीं बना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की वो जो मेसोडर्म है ना, उसका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने में, उसका न्यूरल ट्यूब बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसी वजह से जब यहाँ पे मेसोडर्म को निकाल लिया है, तो यहाँ पर ये जो एक्टोडर्म है, यहाँ से कोई सीएनएस नहीं बना। स्टूडेंट्स यहाँ से ये बात पता चली कि ये जो मेसोडर्म है ना स्टूडेंट, यहाँ पे जो काटी हुई थी, ये मेसोडर्म इस एक्टोडर्म को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, मुतहर्रिक करती है, इसको इंड्यूस करती है कि भाई आपने न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफरेंशिएट होना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो जो बात हमने शुरू में देखी थी डिफरेंशिएशन में, कि किस तरह से सराउंडिंग सेल्स जो हैं वो इंड्यूस करवाते हैं डिफरेंशिएशन को, तो स्टूडेंट्स वो सारा यही मैकेनिज्म है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इसके एक्सपेरिमेंट को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स उसने क्या किया, he took out piece of ectoderm from frog's embryo and grew it in a separate dish, ठीक है। The embryo from which the piece of ectoderm was removed was unable to form normal nervous system but has a defective nervous system. Similarly, the isolated piece did not develop any structure even if it was active and healthy. स्टूडेंट्स ये वही बात जो मैंने आपको बताई, आप इसको रीड करेंगे ना तो आप लोगों को इसकी समझ जो है वो आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को जो बात बताई, गेस्ट्रोला स्टेज पर उसने क्या किया, उसने एक एक्टोडर्म यहाँ से ले ली, एक्टोडर्म का एक हिस्सा क्या किया, उसने ग्रो करवाया एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन इससे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। और स्टूडेंट वो जानदार जिससे काटी गई थी, जिससे ये जो थी ना, ये एक्टोडर्म जो थी ये काट ली थी, अब उसमें एक्टोडर्म नहीं थी, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम बना। सही नर्वस सिस्टम नहीं बना, बल्कि क्या बना, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम बना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। उसने फिर क्या किया स्टूडेंट्स, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में ही सेपरेटेड द मेसोडर्म
अंडरलाइंग एक्टोडर्म, उसने एक्टोडर्म के नीचे वाली मेसोडर्म को स्टूडेंट्स, ठीक है देखिए यहाँ पर ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के नीचे वाली ये जो मेसोडर्म है ना स्टूडेंट्स, इसने क्या कर लिया, उसको अलग कर लिया, ठीक है। अलग करने के बाद स्टूडेंट्स उसने क्या किया यहाँ पर, एंड फोल्डेड द फ्लैप ऑफ एक्टोडर्म टू इट्स ओरिजिनल पीस, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें उसने क्या किया, पहले इसको फोल्ड किया, फिर उसके बाद अंदर वाली मेसोडर्म को निकाला और फिर वापस से फोल्ड बैक कर दिया उसकी असली पोजीशन में, ठीक है। स्टूडेंट जब उसने उसकी असली पोजीशन में उसको ठीक है वापस फोल्ड कर दिया तो अभी भी कोई सीएनएस नहीं बना, ठीक है। द फ्रॉग डिड नॉट डेवलप एनी नर्वस सिस्टम, अभी कोई नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। सो इट वाज प्रूव्ड दैट, सो ये साबित हो गया कि मेसोडर्म का कोई ना कोई इफेक्ट है एक्टोडर्म के ऊपर कि वो एक्टोडर्मल सेल्स को स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी की बुनियाद, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसी की बुनियाद जो है वो एक और टॉपिक से है जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से मुराद है स्टूडेंट्स ये है कि किसी चीज़ को अंदर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पैदा करना, इसे इंडक्शन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से क्या मुराद है, एम्ब्रियो के अंदर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो के अंदर उसके इर्द गिर्द मौजूद सेल्स है ना, वो उसको इवोक करते हैं, ज़बरदस्ती उसके अंदर एक ऐसा जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं कि वो डिफरेंशिएट कर जाए, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर्स, ठीक है, इज वाइड स्प्रेड फिनोमिना इन डेवलपमेंट। और इसे जो मैकेनिज्म है ना, जो प्रोसेस है, स्टूडेंट्स किसका नाम देते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम देते हैं। इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है, वो जो खास किस्म के सेल्स हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद सेल्स के अंदर एक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स को इवोक करते हैं, ज़बरदस्ती पैदा करवाते हैं, ठीक है। इसे हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ना दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, एक है हैंस पी मैन और स्टूडेंट्स हमारे पास एक है हिल्डी मैंगोल्ड। क्या है, हिल्डी मैंगोल्ड, हैंस पी मैन और हिल्डी मैंगोल्ड, इन्होंने 1924 के अंदर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट्स है यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बॉल्स की स्ट्रक्चर में बनाया हुआ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कट करके इस तरह से ना कट करके हम इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आए इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है स्टूडेंट्स, ये मैंने फिर एक गेस्ट्रोला स्टेज में जो है गेस्ट्रोला स्टेज ले ली है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस गेस्ट्रोला स्टेज के अंदर हो क्या रहा है, ये गेस्ट्रोला स्टेज है, सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, दरमियान में आपको नजर आ रही है मेसोडर्म है और इसके अंदर लाल कलर की है ना जो स्टूडेंट्स ये एंडोडर्म है। स्टूडेंट्स एंडोडर्म में ये जो खाली जगह नजर आ रही है इसको स्टूडेंट्स कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, आपने इसको जहन में रखना है, इसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ब्लास्टोपोर है ना, ठीक है, एक इसका ऊपर वाला हिस्सा है और एक इसका नीचे वाला हिस्सा है। इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं डोर्सल लिप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डोर्सल लिप। डोर्सल ने आपको बताया था बैक साइड को कहते हैं, ठीक है, जो बैक साइड में मौजूद होते हैं इसे डोर्सल लिप कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को स्टूडेंट्स कहते हैं वेंट्रल लिप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेंट्रल लिप। अब स्टूडेंट्स ये जो डोर्सल लिप है ना ब्लास्टोपोर का, मतलब ये वाली जो साइड है, ये जो डोर्सल लिप है, ठीक है, मैं आप इसको अगर यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ इसे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डोर्सल लिप है ना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये स्टूडेंट डोर्सल लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डोर्सल लिप, स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो डोर्सल लिप है ना स्टूडेंट्स ब्लास्टोपोर का, ये क्या करवाता है स्टूडेंट्स, ये प्रिजम्पटिव एरिया है नोटोकोड का, मतलब यहाँ से ये जो डोर्सल लिप है ना ब्लास्टोपोर से, इससे नोटोकोड ने आगे बनना है। किसने स्टूडेंट्स आगे बनना है, नोटोकोड बनेंगे इससे आगे, नोटोकोड बनेंगे और क्या बनेंगे स्टूडेंट, सोमाइट्स बनेंगे। सोमाइट्स क्या है, मेसोडर्म का हिस्सा है, हमने पढ़ा था ना, सोमाइट्स ने आगे जाके कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं मेसोडर्म से, इससे आगे मसल्स बनने हैं, ठीक है, स्केलेटन बनेगा इससे आगे जाके। स्टूडेंट उसके बाद है प्रिकॉर्डल प्लेट। प्रिकॉर्डल प्लेट स्टूडेंट आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं अभी, ठीक है, ये प्रिकॉर्डल प्लेट एक नई टर्म है, इससे स्टूडेंट्स हमारे फेस के कुछ पार्ट्स बनते हैं प्रिकॉर्डल प्लेट से। तो स्टूडेंट्स डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है ना जो, ये ठीक है एक जो एम्ब्रियो है ना उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेस्ट्रोला स्टेज के ऊपर। क्यों, क्योंकि इससे जो है वो नोटोकोड बनेगी, इससे स्टूडेंट्स सोमाइट्स बनेंगे, इससे जो है वो प्रिकॉर्डल प्लेट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, ठीक है, इससे प्रिजम्पटिव एरियाज ऑफ नोटोकोड बनेंगे, सोमाइट्स बनेंगे और प्रिकॉर्डल प्लेट बनेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो तीनों हिस्से हैं ना, ठीक है, ये तीनों हिस्से इस डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से बनते हैं। इसी वजह से डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को हम एक नाम देते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। किसका नाम देते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्पीमैन और ठीक है जो स्पीमैन है ना और मैंगोल्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने दो गेस्ट्रोला स्टेज लिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको कट किया। क्या किया स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पर कट किया। इसको कट करने के बाद जो दूसरा गेस्ट्रोला था इसके वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल या लेटरल साइड पर, वो जो इसका डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर था ना स्टूडेंट्स, उसको यहाँ पर क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इन्होंने ग्राफ्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो ब्लास्टोपोर डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है क्या करेगा, ये नोटोकोड बनाएगा, सोमाइट्स बनाएगा और प्रिकॉर्डल प्लेट बनाएगा। और आपको पता है कि नोटोकोड है ना जो आगे ये वर्टिकल कॉलम बना देगा, ठीक है, और बाकी जो है सोमाइट्स जो है इससे कई सारे और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, प्रिकॉर्डल प्लेट से हमारे फेस के कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी सुनेंगे यहाँ पे इसको प्लांट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो गेस्ट्रोला स्टेज है ना इसके पास दो डोर्सल लिप है, एक तो इसका अपना डोर्सल लिप है जो डोर्सल लिप, ठीक है, ये मतलब इसका भी, ये भी तो ब्लास्टोपोर कहलाएगा ना, और इसका ये क्या है, ये डोर्सल लिप है। इस गेस्ट्रोला स्टेज का एक अपना डोर्सल लिप है
और एक वो डोर्सल लिप है जो हमने यहाँ से निकाल कर यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया। अब इसके पास 2 डोर्सल लिप हैं। तो स्टूडेंट्स उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो डोर्सल लिप है ना, यहाँ पर भी एक अलग, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने ना, जो एक डोर्सल लिप ने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए, वही स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर बने। समझ आ रही है? वही स्ट्रक्चर्स क्या हुए, यहाँ पर बने। तो जब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखा तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि यहाँ पर जो है ना, जगह स्टूडेंट्स ये देखें, हमने इसको काट के दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्राइमरी नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब डेवलप। अब प्राइमरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब किसने डेवलप की, वो जो उसका गैस्ट्रूला का अपना जो था स्टूडेंट्स, अपना जो डोर्सल लिप थी, ये वाली जिसकी अपनी डोर्सल लिप थी ना स्टूडेंट, इसने क्या किया, इसने प्राइमरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल, ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब है ना, इसको डेवलप किया स्टूडेंट्स। जबकि जो दूसरा था वो वाला जिसको हमने ग्राफ्ट किया था यहाँ पर, ठीक है, जो ग्राफ्टेड पोर्शन था, इसने क्या किया स्टूडेंट्स, इसने उसके अंदर सेकेंडरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब उसके अंदर डेवलप करवाई। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको मजीद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस डायग्राम को पेज पे ड्रॉ भी करना है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, बुक पे बॉल्स की शक्ल में, लेकिन आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए, अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं दे टुक 2 एम्ब्रियोज, उन्होंने 2 एम्ब्रियोज लिए सैलामेंडर के, ठीक है, सैलामेंडर के स्टूडेंट्स उन्होंने 2 एम्ब्रियोज लिए एंड ट्रांसप्लांटेड इट इनटू वेंट्र, ठीक है, बल्कि यहाँ से दे टुक 2 एम्ब्रियोज ऑफ सैलामेंडर एट द गैस्ट्रूला स्टेज पर एंड रिमूव्ड अ पीस ऑफ डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप फ्रॉम एन एम्ब्रियो। और उन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया, उन्होंने एक एम्ब्रियो से डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है ना स्टूडेंट्स, इसको क्या किया, अलग किया। अलग करने के बाद स्टूडेंट्स क्या किया, एंड ट्रांसप्लांट और मुंतकिल कर दिया इट इनटू अ वेंट्रल और लेटरल पोजीशन ऑफ अनदर सैलामेंडर गैस्ट्रोला। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक पोर्शन से डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को लिया और इसे दूसरे पोर्शन की वेंट्रल या लेटरल साइड पर, ठीक है, ठीक है, जो ब्लास्टोपोर है ना वहाँ पर उसको मुंतकिल कर दिया स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने क्या देखा, वो यहाँ पे देखते हैं इट, ठीक है, इट इन्वेजिनेटेड एंड डेवलप द नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट्स। उसने क्या किया स्टूडेंट, इसने भी क्या किया, सोमाइट्स को और नोटोकॉर्ड को इंड्यूस करवाया। इट आल्सो इंड्यूस द सेकंड एम्ब्रियो टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। उससे स्टूडेंट्स क्या बनी, न्यूरल ट्यूब बनी एंड अ कंप्लीट नर्वस सिस्टम वाज फॉर्म्ड व्हेन द डोर्सल ब्लास्टोपोर वाज प्लेस्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, जब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब उसको ग्राफ्ट किया गया तो यहाँ पे स्टूडेंट जिस तरह यहाँ पे एक एम्ब्रियो बना ना, एक नया जानदार बना, इसी तरह का एक नया जानदार यहाँ पर भी बना जिसका अपना जिसका अपना नोटोकॉर्ड था, जिसकी अपनी न्यूरल ट्यूब थी, जिसका अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स उन्होंने फिर आगे क्या कहते हैं, वो कहता है द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैड बोथ द ग्राफ्टेड टिश्यू एंड इंड्यूस्ड लॉस टिश्यू। वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उसके पास क्या था स्टूडेंट्स, ग्राफ्टेड टिश्यू था और इंड्यूस्ड लॉस टिश्यू था, ठीक है। इंड्यूस्ड लॉस टिश्यू से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर जब हमने इस ये जो यहाँ पर जब हमने इसके, ठीक है, जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को जब यहाँ पे लगाया ना, इसका एक हिस्सा हमने जो है वो काट कर बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो जो लॉस टिश्यू है ना, वो यहाँ पे जब हमने उसको काटा और फिर जब इस हिस्से को लगाया, तो इसका ये मतलब है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि इसके पास क्या है, इसके पास ग्राफ्टेड टिश्यू भी और इंड्यूस्ड लॉस टिश्यू भी है। लेटर ऑन बाद में इट वाज सीन दैट, ये देखा गया ओनली सेल्स फ्रॉम डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर वाज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ कंप्लीट एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स बाद में देखा गया कि सिर्फ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के जो सेल्स हैं ना, मुकम्मल एम्ब्रियो बनाने की सलाहियत रखते हैं। जो एरिया है ये कॉरस्पॉन्ड करता है, क्या क्या बनाता है मैंने आपको पहले बताया, कौन कौन से प्रिजम्पटिव एरियाज ऑफ नोटोकॉर्ड बनाएगा, सोमाइट्स बनाएगा और प्रेकॉर्डल प्लेट बनाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इतने सारे एरियाज जो हैं वो एक ही हिस्सा बनाता है जिसे डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहते हैं। इसी वजह से जो स्पीमैन है ना, उसने उसे क्या किया, स्पीमैन ने डेजिग्नेट किया डोर्सल लिप एरिया को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। क्या कहा उसने, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहा, क्योंकि वाहिद टिश्यू था जो कि कैपेबल था, इस काबिल था कि वो इंड्यूस करे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो इन द होस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन। इसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडक्शन कहते हैं। तो आपसे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या प्राइमरी इंडक्शन एक ही चीज़ है, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इसे क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाहिद एरिया है जो कि प्रिजम्पटिव एरियाज ऑफ नोटोकॉर्ड बनाता है, प्रिकॉर्डल प्लेट बनाता है, डोर्सल लिप बनाता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक जो है जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपने इसके साथ ये जो अब तक के जो रोल ऑफ न्यूक्लियस है और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, जो कि आपको पेपर में 12 मरतबा पूछे जाएंगे और आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से लिखना है और आप लोगों ने इनके साथ डायग्राम्स भी इनकी बनानी है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है एजिंग। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, ठीक है, और इसको हम, ठीक है, सिंपली रीड करते हैं। एजिंग क्या है स्टूडेंट्स, एक इनएविटेबल प्रोसेस है। इनएविटेबल का मतलब है लाजमी होकर रहने वाला प्रोसेस है और हम इसको रोक नहीं सकते। एजिंग का मतलब स्टूडेंट्स होता है उम्र का बढ़ना, ठीक है, उम्र का बढ़ने से हम क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं।
स्टूडेंट्स एजिंग जो है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स टू इनहिबिट और स्टॉप इट एजिंग प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। और वो कहता है कि तमाम कोशिशें जो कि उम्र को बढ़ने के रोकने के लिए की गई हैं उसके बावजूद जो है ये होकर रहने वाला प्रोसेस है, ठीक है। आपने इसको रीड कर लेना। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन एजिंग आपसे पूछा जाएगा तो आपने यहाँ से लिखना है नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारे जिस्म के अंदर जो वक्त के साथ साथ जो मनफी जो तब्दीलियाँ आती हैं ना हमारे जिस्म के अंदर, इसे हम एजिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स एजिंग की सिम्टम्स कौन कौन सी, इनके साइंस कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने साइंस को ज़हन में रखना है। ओल्ड एज के क्या हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स साइंस की हेडिंग देके आपने क्या लिखना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये अब इसमें से लाजमी नहीं है कि तमाम जानदारों के अंदर मौजूद हों। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एजिंग। एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस। आप यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसकी साइंस की हेडिंग देके लिखना है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, ठीक है। बाल आपने देखा ना बाल जो है वो काले नहीं रहते, सफ़ेद हो जाते हैं, तो हेयर पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज इन द स्किन, स्किन के अंदर खास किस्म के पिगमेंटेड एरियाज का बनना, ठीक है। किसकी स्किन के अंदर, फेस और आर्म्स के स्किन के अंदर। स्टूडेंट्स मैं आपको इसको डायग्राम में भी दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये फेस के ऊपर किस तरह से ना पिगमेंटेड एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एजिंग का एक सिम्टम है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या है, ड्राइनेस, खुश्की एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, और ठीक है जो जिल्द है ना उस पर झरियों का आ जाना, लॉस ऑफ एजिलिटी, चुस्ती का खत्म हो जाना, इंक्रीज वेट ड्यू टू फैट, ठीक है। चर्बी की वजह से जो है वजन का बढ़ जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, ठीक है। चीज़ों का भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, जनरल वीकनेस, आम कमजोरी एंड डिक्रीज बॉडी इम्यूनिटी, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत का कम हो जाना, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ में आल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है। ऑर्गन या टिश्यूज़ का क्या हो जाना, डीजनरेट हो जाना, मतलब उनकी जो दीवारें हैं ना उनका टूट फूट जाना, जैसे कि जॉइंट्स में होता है, जोड़ों में होता है, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द जिसे हम कहते हैं, राइजेस फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास होता है क्या, इस तरह से ये बोन होती है और इस बोन के बाद इस तरह से ना कार्टिलेज मौजूद होता है, इसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। तो जो हाइलिन कार्टिलेज जब डीजनरेट हो जाता है तो इससे हमारा आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट डीजनरेशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ इलास्टिक टिश्यूज इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल। स्टूडेंट ट्यूनिका मीडिया क्या होती है, मैं उसको डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स हमारे जो ब्लड वेसल है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, एक दरमियान वाली लेयर होती है इसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और एक सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ना इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरती जाती है ना, उम्र बढ़ती जाती है, तो इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स है ना ये भी कम होते जाते हैं। जब ये कम होते जाते हैं तो खून की नाली है ना जो ज़्यादा लचक, ठीक है, ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सकती। यही वजह है कि जब ज़्यादा पीछे से ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ खून आता है ना, ब्लड आता है, तो खून की नाली फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज को कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इन द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या है, ये वो आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब वो कहते हैं कि जो एग्जैक्ट प्रोसेस है ना, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता इसका एजिंग का, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स वो एक जो है आप इस बहुत आसान है, आप इसको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो सेल्स है ना टिश्यूज़ के, उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स होती है, मतलब एक खास लिमिट तक की माइटोसिस के जरिए तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। एंड हेंस द सेल्स में हैव रीच देयर फाइनाइट नंबर बाय द टाइम टिश्यू और ऑर्गन इज फुली ग्रोन। और वो वक्त, ठीक है, जब तक एक टिश्यू ऑर्गन जो है मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाता है तो वहाँ पर एक वक्त आता है कि उसकी जो माइटोसिस की लिमिट है ना स्टूडेंट्स वो मुकम्मल हो जाती है। अब वो मजीद जो है वो माइटोसिस के जरिए नए सेल्स नहीं बनाता, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ वो कमज़ोर होते जाते हैं सेल्स और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम के केस के अंदर मेंटल एक्टिविटी और मेमोरी डिटेरियोरेट है ना जो, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं याददाश्त जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो माइंड के सेल्स हैं ना, जो हमारे माइंड के सेल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। जहाँ तक उनकी माइटोसिस की कैपेसिटी थी तकसीम होने की, वहाँ तक वो हो गए। जब मुकम्मल तौर पर ग्रो कर गए तो फिर वो आगे स्टूडेंट्स जो हैं वो नए ग्रो नहीं करते, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते हैं, वो डिटेरियोरेट होते हैं, वो ख़राब होते हैं। एंड देयर आर फ्यू नर्व सेल्स इन ओल्ड एज। और बूढ़े, ठीक है, बूढ़ी एज में जाकर सिर्फ कुछ ही नर्व सेल्स जो हैं वो रह जाते हैं। स्टूडेंट सेकंड इसका पॉइंट ये है कि आपने इसकी ना हेडिंग्स बना लेनी है। फाइनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स की आप हेडिंग बना सकते हैं इसकी। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे बना सकते हैं चेंजेस इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं। जो सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस है ना स्टूडेंट्स, इनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर कहता है कोलेजन। अब स्टूडेंट्स कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है। अब होता क्या है, कोलेजन की जो आपस में लिंकेज है ना, क्रॉस लिंकेज है, ये बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट जब कोलेजन की क्रॉस लिंकेज आपस में बढ़ जाती है ना, कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती है। जब आपस में इसकी क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाएगी तो टिश्यूज़ के अंदर जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो कोलेजन जो है वो एक्वायर कर लेता है इंक्रीज क्रॉस लिंकेज इन इट्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। उसके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रॉस लिंकेज बढ़ जाती है, जबकि जो इलास्टिक टिश्यूज़ है ना, ठीक है, लूज देयर इलास्टिसिटी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी ट्यूनिका मीडिया की, और बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो इलास्टिक टिश्यूज़ है ना जो वो भी अपनी जो लचक है, इलास्टिसिटी है, उसको कम करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, देयर इज आल्सो हार्डनिंग, सख्त हो जाते हैं, लॉस ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस कहते हैं लचक को। डेंस कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज के अंदर जो है वो रेजिलियंस, जो लचक है, ठीक है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इसकी हेडिंग दे सकते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेल्स एंड डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज। इसके नतीजे में जो सेल्स और सेल्स का लॉस होता है
वो टिश्यूज़ जो हैं वो डिजनरेट हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसके आपने तीन ठीक है ये तीन इसके आप हेडिंग्स बन जाएंगी। ठीक है कि ये तीन जो है वो एजिंग जो है वो किस किस वजह से होती है, आप इसके अंदर ये सब कुछ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है कैन बी स्लो डाउन, इसको स्लो किया जा सकता है सिर्फ अच्छी खुराक की मदद से, और ठीक है और इसे इंप्रूव किया जा सकता है बेहतर लिविंग कंडीशन की मदद से। मिसाल के तौर पर खाना बाकायदगी के साथ बाकायदगी से वर्जिश करें, ठीक है जितनी नींद है उतनी लें, एडिक्वेट स्लीप्स, ठीक है। उसके बाद एब्सटीनेंस, एब्सटीनेंस का मतलब है बाज रखना, अपने आप को दूर रखना, अपने आप को तंबाकू नोशी से दूर रखें। मेंटेनिंग आइडियल वेट, जितना के मुनासिब वजन है उसको बरकरार रखें। स्टूडेंट्स अगर आप इन तमाम कंडीशंस को ठीक है अमल करेंगे तो आप तकरीबन अपनी ज़िंदगी के अंदर एवरेज 11 साल तक अपनी जो एवरेज लाइफ है ना आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि देयर इज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी के स्टूडेंट्स कहते हैं स्टडी ऑफ एजिंग, स्टडी ऑफ एजिंग को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा, कुछ एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना वो ये वाला है। ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ स्पैन इज जज टू बी मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम जो है वो जज की जाती है 120 to 125 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स ये एजिंग का एक मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एजिंग आपसे पूछा जाता है, तो आपने इसमें एजिंग की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसके जो सारे साइंस आप इस तरह से एरोज बनाकर, ठीक है आपने एरोज बनाकर, एक एरो बनाया एक साइन, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से आपने एरोज बनाकर इसके सारे साइंस लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एजिंग के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं सारे प्रोसेसेस आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जेरोंटोलॉजी की डेफिनेशन और ये एज कितनी होती है आपको इसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का क्या मतलब है? ठीक है, द एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। बॉडी का वो हिस्सा जो कि ख़त्म हो गया है, ठीक है, या ज़ख्मी हो गया, उसको दोबारा से हासिल करने की जो सलाहियत है इसे रीजनरेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रीजनरेशन है ना जो, ठीक है, ये अलग अलग जानदारों में अलग अलग तरीके से होती है। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको ठीक है इनके पॉइंट्स की शक्ल में ना एक मिनट दिखा देता हूँ, आपने इनके पॉइंट्स किस तरह से बनाने हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये रीजनरेशन की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके नीचे ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सबसे पहले स्पॉन्जेस की हेडिंग दी हुई है, स्पॉन्जेस के बाद प्लेनेरिया की हेडिंग है, फिर लॉबस्टर की हेडिंग है, फिर स्टारफिश की हेडिंग है, फिर अर्थवर्म की हेडिंग है, फिर सैलामेंडर है, फिर लार्वा ऑफ एम्फीबियंस, फिर लिजर्ड्स, फिर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर एंड रिपेयर ऑफ वुंड्स, ठीक है, फिर रीजनरेशन इन प्लांट्स, और फिर लास्ट पे मैकेनिज्म है, और फिर नियोब्लास्ट, और फिर डी डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स ये कुछ हेडिंग्स बनी हुई हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बुक पर हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करें, यहाँ पे आप इसको देख लें, अच्छी तरह से देख लें, और बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बुक से देखते हैं इनको। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर रीजनरेशन जो है वो कैसे होती है। स्पॉन्जेस जो है स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट जानदार हैं, और इनमें जो है वो बड़ी ग्रेट पावर होती है रीजनरेशन की। ठीक है, वो कहते हैं दिस नॉट ओनली रिप्लेस द पार्ट्स लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी, जो नास ये जो इंजरी के वक्त जो पार्ट्स हैं ना जो लॉस्ट होते हैं, ना सिर्फ उनको रिप्लेस कर लेते हैं, बट एनी पीस ऑफ बॉडी जो है वो कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स स्पॉन्ज, बल्कि इनके जिस्म का कोई भी हिस्सा है ना जो एक नए स्पॉन्ज बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, वो कहते हैं द प्रोसेस हाउएवर वेरी स्लो एंड रिक्वायर्स मंथ्स और ईयर्स फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। ये जो प्रोसेस है ना ये कुछ स्लो ज़रूर होता है, इसको महीने साल ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन ये मुकम्मल जानदार बना लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको उसको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको स्पॉन्जेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक इंटेक्ट स्पॉन्ज है, यहाँ पे देखें इसके हमने कितने सारे पार्ट्स बना दिए। अब स्टूडेंट्स इनमें से जो हर पार्ट है ना एक नई स्पॉन्ज बनाने की सलाहियत रखता है। तो स्टूडेंट्स देखिए कितने बेहतरीन किस्म के इसके अंदर रीजनरेशन पावर मौजूद होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम आगे देखते हैं। वो कहते हैं इफ लॉबस्टर लॉसेस इट्स पिंसर क्लॉ न्यू क्लॉ रीजनरेट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैं आपको डायग्राम की मदद से अगर दिखाऊँ तो स्टूडेंट्स जो लॉबस्टर है ना वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लॉबस्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लॉबस्टर का ना ये जो पिंसर कला है इसे पिंसर कला कहते हैं, जिससे वो पकड़ता है चीज़ों को। ठीक है, ये पिंसर कला है, अगर ये टूट जाए तो ये भी अपने आप को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि इफ स्टारफिश ब्रेक्स ऑफ पोर्शन ऑफ देयर आर्म्स इनटू पीसेस। ठीक है, अगर वो स्टारफिश है ना वो क्या करे अपने, ठीक है, वो पीसेस को अपने आप को पीसेस में तोड़ दे, टिल द सेंट्रल डिस्क कंप्लीटली डिवाइड ऑफ आर्म इज लेफ्ट। स्टूडेंट्स ये देखें स्टारफिश का ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्टारफिश का स्ट्रक्चर होता है। इसके सेंटर में ना एक डिस्क होती है जिसे हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक स्टारफिश अपने तमाम बाजों को अलग हो जाए और इसकी सिर्फ सेंट्रल डिस्क रह जाए, ठीक है, एंड सेंट्रल डिस्क कंप्लीटली, और सिर्फ सेंट्रल डिस्क रह जाए मुकम्मल तौर पर डिवाइड ऑफ आर्म, जो कि मुकम्मल तौर पर बाजों से महरूम है, तो सेंट्रल डिस्क इन ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, ये जो सेंट्रल डिस्क है ना ये हमेशा, और इसके जो बाजू है ना जिसके बाजू अलग हुए वो कुछ केसेस के अंदर एक मुकम्मल नया जानदार बना लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की जो है ये रीजनरेशन इन स्टारफिश की हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से भी दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए स्टारफिश है, ये स्टारफिश जो है कितनी बेहतरीन तरह से जो है अपनी रीजनरेशन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आगे जो है इफ हेड ऑफ अर्थवर्म इज रिमूव, अगर अर्थवर्म के हेड को रिमूव कर दिया जाए तो एक नया हेड जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, वो रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको डायग्राम की मदद से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अर्थवर्म है स्टूडेंट्स, जब इसका हेड को रिमूव कर दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक नया हेड जो है वो बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कहता है कि लिम्ब रीजनरेशन हैज़ बीन स्टडीड मोस्ट इन
सैलामेंडर्स ऑफ वेरियस एजेस, ठीक है। जो लिम्ब की रीजनरेशन है ना वो सैलामेंडर्स के अंदर देखी गई है। इन दिस फॉर्म्स में क्या होता है, जो लिम्ब्स है ना वो फौरन से रीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, और सारी जिंदगी रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वो कहते हैं कि मोर रैपिडली व्हेन द एम्फीबियन इज यंग एंड स्मॉल, और ज़्यादा तेज से कब होते हैं, जब एम्फीबियन जो है वो यंग और स्मॉल होता है। बिसाइड लिम्ब अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो हैव कंसिडरेबल रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। टेल इन द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस एंड लिजर्ड्स, जिस तरह आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली की जो टेल है वो किस तरह से अब दोबारा से आ जाती है, ठीक है। छिपकली को अक्सर मारने की कोशिश करें, उसकी टेल फौरन से गिर जाती है, उसके बाद वो नई टेल बनाने की सलाहियत भी रखती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, लिजर्ड है ना जो, वो अपनी नई टेल बना सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स देखेंगे आपके पास जो है वो सैलामेंडर है। सैलामेंडर जो है ना स्टूडेंट्स, ये इसके लिम्स हैं, लिम्स कहते हैं अज़ा को, ये इसके लिम्स हैं, ठीक है, जो आपको नजर आ रहे हैं। इन अपने लिम्स को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपको लिजर्ड नजर आ रही है। लिजर्ड की जब टेल अगर अलग हो जाए, टेल टूट जाए, तो स्टूडेंट्स ये किस तरह से अपनी जो है वो नई टेल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम आगे देखते हैं। वो कहते हैं हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर और रिपेयर ऑफ स्किन, ठीक है। हमारी स्किन कहीं से, ठीक है, कट लग जाए तो वहाँ पे भी स्किन नहीं आ जाती है स्टूडेंट, वो भी रीजनरेशन है, वो भी क्या है, रीजनरेशन, ठीक है। खुदा ना खासा अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे हड्डी नहीं, ठीक है, वहाँ पे हड्डी आपस में खुद ब खुद जो है डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को ना पैरालाइज कर देता है, ठीक है। पैरालाइज से मुराद ये है कि उसको इमोबिलाइज कर देता है, वहाँ पे ना प्लस्तर लगा के उसे इमोबिलाइज कर देता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब उसे इमोबिलाइज कर देता है ना, वो वहाँ पे हड्डी आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये भी रीजनरेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, प्लांट्स के अंदर भी रीजनरेशन होती है, ठीक है, वो प्लांट प्रोपगेशन इसकी बेस है, ठीक है। आपने देखा होगा पौधे के अंदर रीजनरेशन कैसे होती है, पौधे का, ठीक है, पौधा लें, उसका एक तना काट दें, तो वो तना है ना जो खुद ब खुद आप उसको काट देंगे तो वहाँ से एक नया तना खुद ब खुद ही उगाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर भी रीजनरेशन होती है। आप सिंपल इसकी हेडिंग देखिए, एक ही लाइन लिख देंगे तो ये भी बहुत है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो अगली जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म है रीजनरेशन का, कि रीजनरेशन का मैकेनिज्म क्या है, रीजनरेशन आखिर होती कैसे है, ठीक है। जो कहते हैं वी नो रीजनरेशन इज डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिसिंग ऑर्गन इन एन अडल्ट एनिमल, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेम एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस इज रिपीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो कहते हैं अब कि जो चीज़ें, जो ऑर्गन्स बनते वक्त, ठीक है, जब एक एम्ब्रियोलॉजी, जब एक शुरू के अंदर ना जानदार के अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं, तो जो प्रोसेसेस उस वक्त होते हैं, रीजनरेशन में भी सेम वही प्रोसेस जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल देगा स्टूडेंट्स आपको, एक आपको यहाँ पे जिक्र मिलेगा नियोब्लास्ट का, और एक आपको जिक्र मिलेगा डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि रीजनरेशन है ना, जो डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ मिसिंग ऑर्गन की एक अडल्ट एनिमल के अंदर, ठीक है, एक जो मिसिंग ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो गायब हो चुका है, उसकी जो डेवलपमेंट और जो उसकी फॉर्मेशन है, ठीक है। सो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेम एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस, वही एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा जो कि तब हुआ था जब एम्ब्रियो था, जब वो छोटा जानदार था, जब वो बन रहा था, जो प्रोसेस वहाँ पे रिपीट हुआ था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। और वो क्या है स्टूडेंट, वो ये है कि द रिटेंशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, वो ठीक है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं हमारा स्टूडेंट्स, ऐसे सेल्स हैं जो कि बॉडी के कोई भी हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हमने याद है ना, हमने टोटीपोटेंट सेल्स पढ़े थे जो कि सारी बॉडी के, ठीक है, सारी बॉडी को बना सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास खास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में तमाम ऑर्गन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि किसी भी ऑर्गन में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इनको रिटेन किया जाता है, इनको रखा जाता है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। और फिर वहाँ पे क्या, ठीक है, फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे हाथ पे कट लग गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे सेल्स की डेथ हो गई है, तो मेरी बॉडी के अंदर क्या होंगे, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और स्किन के सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे और इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। वो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन मेनी ऑफ वेरियस सेल टाइप्स व्हिच वर प्रेजेंट इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वो जो मिसिंग पार्ट है ना बॉडी के अंदर, जहाँ पे सेल्स मिसिंग होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, नए सेल्स से वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, आसान है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कहता है कि जिस तरह फ्लैटवर्म्स और प्लेनेरिया के अंदर जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नियोब्लास्ट कहते हैं। नियोब्लास्ट प्लेनेरिया के अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है, नियोब्लास्ट है। आपने इसको ज़हन में रखना है। विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अडल्ट, जो कि हमेशा उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि कट वगैरह लगता है, वो फौरन से मोबिलाइज होते हैं, हरकत में आते हैं, एंड माइग्रेट टू द साइट ऑफ एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये प्लेनेरिया, हमने इसको यहाँ से काटा, तो यहाँ पे जो साइड, इसे कहते हैं साइट ऑफ एम्प्यूटेशन, मतलब वो जगह जहाँ से काट दिया गया है, ये साइट ऑफ एम्प्यूटेशन है। अब इसकी बॉडी के अंदर वो सेल्स जो नियोब्लास्ट सेल्स हैं, वो फौरन से यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ से यहाँ पर माइग्रेट करेंगे और यहाँ पर बाकी बॉडी का पार्ट जो है वो खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म तो ये है जिसे हम नियोब्लास्ट की हेडिंग दे के लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब नियोब्लास्ट की हेडिंग देके मैकेनिज्म लिखेंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा स्टूडेंट्स तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर फर्ज करें, जहाँ पर जो है वो नया बॉडी पार्ट बनाना है, तो वो जो स्किन के सेल्स हैं जो कि पहले डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है, फर्ज करें स्किन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, वो सेल्स अपने आप को कम डिफरेंशिएट करते हैं, डी डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब वो जो स्किन के सेल्स हैं ना, वो अपने आप को, ठीक है, ऐसे सेल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि कई सारे सेल्स, नए सेल्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जब वो डी
डिफरेंशिएट हो जाते हैं फिर वो अपने आप को दोबारा से स्किन के सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सैलामेंडर्स और न्यूट्स और सैलामेंडर्स क्या होते हैं, मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखा दी है। सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है सेल टाइप्स इन द स्टम्प ऑफ एन ठीक है एम्प्यूटेटेड लिम्ब अपेरेंटली डी डिफरेंशिएट। एम्प्यूटेटेड लिम्ब का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, लिम्ब कहते हैं अज़ा को, एम्प्यूटेटेड का मतलब है वो काटा हुआ अज़ा, ठीक है, वो जो काट दिया अज़ा जो है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम में अगर दिखाऊँ, स्टूडेंट्स फर्स्ट करें हम जो है वो ठीक है इसकी बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसका लिम्ब है, अब फर्स्ट करें यहाँ से मैंने इसको काट दिया, अब ये स्टूडेंट ये क्या है, ये एम्प्यूटेटेड लिम्ब है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेल्स मौजूद है ना, ठीक है, यहाँ पे जो इसके एम्प्यूटेटेड लिम्ब में जो सेल्स मौजूद हैं, ये क्या करेंगे, अपने आप को डी डिफरेंशिएट करेंगे। डी डिफरेंशिएट से मुराद है ये लिम्ब बनाने वाले सेल्स हैं, ये अपने आप को ऐसे सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे जो कि जिस्म के कई सारे हिस्से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब वो ऐसे सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर खुद ही क्या करेंगे, वो दोबारा से इन लिम्ब्स के अंदर दोबारा से अच्छी तरह से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, अपेरेंटली डी डिफरेंशिएट बिकम लेस स्पेशलाइज्ड एंड देन प्रोसीड टू डिफरेंशिएट, और फिर वो दोबारा से डिफरेंशिएट होंगे इनटू द सेम एंड प्रोबेबली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, उसी में भी और मुख्तलिफ टाइप के सेल्स में भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रीजनरेशन आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो अगर आपसे मैकेनिज्म पूछे तो आपने मैकेनिज्म दो हैं, एक है नियोब्लास्ट स्टूडेंट्स और एक है डी डिफरेंशिएशन, आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है और ऊपर जो है वो हेडिंग्स बनाकर आपने डिफरेंशिएट, ठीक है, आपने रीजनरेशन को लिखना है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स एबनॉर्मल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, बाज़ औक़ात अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जिस्म के जो कुछ हिस्से हैं वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट शो करते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट से स्टूडेंट्स मुराद क्या है, कोई भी ऐसे डेवलपमेंट जो कि नॉर्मल नहीं है उसे हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। टेराटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इन एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स का मुताला करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद वो कहता है कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट होती क्यों है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल प्रोसेस और डेवलपमेंट में इंटरफेयर करे, मुदाखलत करे, वो फैक्टर होगा, वो चीज़ होगी जो कि अब नॉर्मलिटी कॉज करेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ना ये कई तरह के अब नॉर्मलिटीज़ को डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हेडिंग है इसकी हेडिंग बनेगी अब नॉर्मलिटीज़ ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है, क्या बनेगी, अब नॉर्मलिटीज़ ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स, आप इसकी हेडिंग बनाएंगे और आप यहाँ तक लिख देंगे। स्टूडेंट्स वो कहेंगे एबनॉर्मलिटीज़ आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो कहते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन, कोई ख़राब जीन मौजूद हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसी बीमारियां जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ठीक है, उन्हें हम इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं। और वो जो इनहेरिटेड डिजीज़ है ना वो ज़्यादातर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, और हमें पता है सेक्स क्रोमोसोम दो हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, ये दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है, एक्स वाई, जबकि फीमेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, ठीक है, एक्स मौजूद होता है। आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको बताता है कि हीमोफीलिया स्टूडेंट्स एक बीमारी है, इसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर ना खून जमता नहीं है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ओनली मेल सिर्फ इस बीमारी से सफ़र करते हैं। अब ये क्यों करते हैं इसको हम स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे जब हम हीमोफीलिया के प्रॉपर उसकी जेनेटिक स्टडी करेंगे ना, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 22 हम उसके अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखें हीमोफीलिया जो है मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने जो है पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी एबनॉर्मलिटीज़ ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि डिफेक्टिव जीन की वजह से होती है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, और इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है यहाँ पर आपने बताना है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जो क्रोमोसोम्स की वजह से हो सकती हैं। तो आपने बताना है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है ना ये उस वक्त होती हैं जब एक्स क्रोमोसोम जो है या मिसिंग होता है या फिर एक्स्ट्रा होता है। और स्टूडेंट्स ये जो एबनॉर्मलिटीज़ है ना, आपको पता है क्रोमोसोम्स में सारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर एक भी क्रोमोसोम इजाफी आ जाए या जो है वो बाहर इजाफी जो है वो एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से एक बीमारी नहीं होती, फिर ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं। इन ग्रुप ऑफ डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंड्रोम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 सिंड्रोम्स का यहाँ पे जिक्र है, एक है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट XXY, ठीक है, ट्राइसोमी भी इसे कहते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। XXY इसे क्या कहते हैं, लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आपको MCQ आ सकता है कि XXY कौन सा सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, XO इसे हम कहते हैं, ठीक है, इसमें एक क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है, इज द कंडीशन इन विच वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कहता है अनदर कंडीशन XYY, स्टूडेंट्स इसका नाम है जैकोब सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसे, जैकोब्स सिंड्रोम। स्टूडेंट्स हम इसको चैप्टर नंबर 21 के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 21 से मैंने जो है वो टेबल लिया है, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो है वो लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, ये देखें ट्राइसोमी XXY।
उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है XO जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, और जैकोब सिंड्रोम XYY, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये दिखाई नजर आ रहा होगा, हम इसको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 21 में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो अनदर कंडीशन XYY, इसका नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसे जैकोब सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, टॉलनेस, एग्रेसिवनेस, ज़्यादा गुस्सा आता है, मेंटल डिफेक्ट, ठीक है, जहनी हालत ख़राब होती है, एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। और जो सोसाइटी का बिहेवियर है ना, जो नॉर्मल सोशल बिहेवियर है, इसके अगेंस्ट एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो दीज एबनॉर्मैलिटीज़ है ना, अब ये जो खराबियाँ हैं अराइज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेट्स बनते वक्त होती हैं, व्हेन दीज गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, जब ये गैमेट्स मिलकर दोबारा जाइगोट बनाते हैं। स्टूडेंट्स अब जाहिर सी बात है, इसमें क्रोमोसोम्स का मसला है, इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस के अंदर एरर्स आएंगे, ठीक है। मियोसिस के अंदर एरर्स किस वजह से आएंगे, मियोसिस में आमतौर पर ये होता है कि ठीक है 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है 23 क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, 23 अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स जो है वो स्पर्म और एग के अंदर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है ना, वो नॉर्मल नहीं होती, बल्कि एक साइड पे हो सकता है ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले गए, एक साइड पे कम चले गए। एक साइड पे फर्ज करें हो सकता है कि 24 क्रोमोसोम्स आ गए और एक साइड पे 22 आए हैं, ठीक है। फर्ज कर लें 24 वाला क्रोमोसोम है, ये जब 23 वाले, ये फर्ज करें स्पर्म के अंदर हुई है एबनॉर्मैलिटी, जब ये एग के साथ मिलेगा तो कितने बना देंगे 47, तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स फर्ज करें जब ये 22 वाला 23 के साथ मिलेगा तो 45, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वजह से ये होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज करते हैं, इन्हें हम टेराटोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेराटोजेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स इन टेराटोजेंस में हमारे पास मुख्तलिफ वजूहात हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्स रेज क्या कहती हैं, इनका टेराटोजेनिक एक्शन जो है वो बहुत ही वेल नोन है, बहुत जाना माना इनका एक्शन है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स म्यूटेशंस कॉज करती हैं, बिकॉज दे हैव, ठीक है, दे ऑफन हैव देयर इफेक्ट ऑन द डेवलपिंग ओवम, जो एग जो है ना वो डेवलप कर रहा होता है इसके, ठीक है, उसके ऊपर इसके असरात होते हैं। स्पर्मेटोजोन, ठीक है, स्पर्म के ऊपर इसके असरात होते हैं, काजिंग डैमेज और चेंजेस म्यूटेशन इन द जीन्स। ये क्या स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये जीन्स के अंदर चेंजेस काज कर सकते हैं, उसे डैमेज कर सकते हैं, उसके डीएनए को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये एक हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या खास सब्सटेंसेस एब्सेंस की वजह से, वाइटामिन या कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो एब्सेंट हैं, इसकी वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से या ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो फिटस है ना, जो नया जानदार है, फर्ज करें कोई ड्रग, जो गलत ड्रग जो है वो मदर ने इंजेस्ट कर लिए, उसकी वजह से जो फिटस है ना, नया जानदार, उसमें जो है वो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टिश्यूज़ के डिफरेंशिएशन में, जिसकी वजह से उसमें अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। और कई वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है फिटस की। तो आपने स्टूडेंट्स इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में मुराद ये है कि लीड टू स्ट्रक्चरल डेविएशन, हमारा स्ट्रक्चर खराब होता है नॉर्मल से, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें होता क्या, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स बनने के दौरान क्या होता है, व्हेन वेरियस बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, जब कई जिस्म के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात होता है क्या, वन ऑर्गन और इट्स पार्ट इज मिसिंग, एक ऑर्गन या उसका एक हिस्सा जो है मिसिंग होता है, और इट इज़ रिपीटेड, या वो रिपीट हो चुका होता है। इट कैन रिजल्ट टू एबनॉर्मल ऑर्गन्स, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स एंड द इंडिविजुअल आर बॉर्न मालफॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट बहुत सारे हमारे पास इसकी एग्जांपल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जानदार जो एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं, किडनी उनकी होती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आपने ऐसे जानदार देखे होंगे जिनके फिंगर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 6 फिंगर्स होती हैं, 7 होती हैं, बल्कि जिनके फिंगर्स एक से कम होते हैं, जिनके फिंगर्स भी नहीं होते, ऐसे जानदार भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, जो कि स्ट्रक्चरल डेविएशंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल डेविएशंस क्या है, नॉर्मल से हट के होती हैं। ये कब होती हैं, ऑर्गन जब बन रहे होते हैं, तो जिस्म के मुख्तलिफ जो ऑर्गन है वो बनते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो एक ऑर्गन या उसका एक हिस्सा मिस हो जाता है, दोबारा से रिपीट हो जाता है, और इसके नतीजे में अब नॉर्मल ऑर्गन्स बनते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिसाल देते हैं माइक्रोसेफाले। माइक्रोसेफाले स्टूडेंट्स एक बीमारी, इसमें जो सर है वो छोटा होता है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट है। स्टूडेंट्स अभी जो क्लेफ्ट पैलेट है ना, हम इसको भी देखते हैं बुक से, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पहला माइक्रोसेफाले है, जिसमें इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद स्मॉल स्कल, जो जानदार हैं वो छोटे सर के साथ पैदा होते हैं। और दूसरा स्टूडेंट्स इंडिविजुअल विद क्लेफ्ट पैलेट। स्टूडेंट्स क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, जब हमने डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन पढ़ा, ठीक है। तो हैव देयर अपर लिप फोल्डेड, ठीक है। जो क्लेफ्ट पैलेट है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानदारों का ऊपर वाला लिप है ना वो फोल्ड हुआ होता है, और द इंडिविजुअल हैज़ हेयर लिप, या हम कहते हैं हेयर लिप भी कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये हेयर कहते हैं खरगोश को, हेयर लिप। स्टूडेंट्स ये खरगोश का होंठ है, इस तरह से ना अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है। और ये जो बीमारी है ना क्लेफ्ट पैलेट, स्टूडेंट्स इसके अंदर भी ये होता है, जो लिप है ना इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, हम इसको कहते हैं जो क्लेफ्ट पैलेट की जो बीमारी है ना, इसके अंदर जो लिप है ना वो हेयर लिप है, मतलब खरगोश की तरह का लिप होता है, इसी वजह से हम इसे हेयर लिप कहते हैं। इनका लिप जो है वो इनर की तरफ फोल्ड हुआ होता है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इसकी एक एक्स्ट्रा फिंगर है, ठीक है, ये अब नॉर्मल डेवलपमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इसके फिंगर्स हैं ही नहीं, ठीक है, ये अब नॉर्मल डेवलपमेंट है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन कंडीशंस ऑफ द फिंगर्स इन हैंड और फीट और मोर और लेस देन 5, ठीक है, 5 से कम या ज़्यादा जो फिंगर्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है, तो होपफुली आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग जो है एक्सरसाइज को देख सकते हैं, आप लोग एक्सरसाइज जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है वो यहाँ एक्सरसाइज से देख लें, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको निशान लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।